सर तो लोगों के मन में सर पहला सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये नए 3 कानून जो हमारे आपराधिक न्याय प्रणाली में आए हैं सर, इनका पार्ट बने हैं। सर ये कौन से कानून हैं सर, किनको बदल के हैं और कब से ये हमारे लीगल जस्टिस सिस्टम का पार्ट बनेंगे सर? हमारी न्याय प्रणाली में आपराधिक न्याय की दिशा में जी जो 3 कानून थे, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। जी सर और जैसे हम देखते हैं सर कि लोग छोटे-छोटे से सर अपराध मतलब छोटी-छोटी सी बात में सर फर्जी एफआईआर करा देते हैं एक दूसरे के खिलाफ सर। तो उसको क्वॉश कराने का तरीका क्या होता है सर और उनके खिलाफ क्या कानून में सर एक्शन लिए जाएंगे सर अब? पहले क्या लिए जाते थे और अब आगे क्या लिए जाएंगे सर? सर और एक शब्द और है सर जो लोगों के दिमाग में बहुत चलता है सर, ज़ीरो एफआईआर सर। सर ज़ीरो एफआईआर पहले क्या था सर और अब क्या हो गया कि प्रावधानित कर दिया गया है? मुझे सर कई बार बहुत ज़्यादा सर डरते हैं और पुलिस के पास पहुंचने के लिए सर और उनसे उनके पास कंप्लेंट लिखवाने को और एफआईआर रजिस्टर कराने को सर। तो इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे लोगों तक सर? सर हम जैसे ये सुनते हैं कि ये 2 टर्म अभी लाए गए हैं, एक राजद्रोह और एक राष्ट्रद्रोह सर। जी सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है सर और राजद्रोह को राष्ट्रद्रोह बनाने में सर पीछे बनाने के क्या कारण हो सकते हैं सर? राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह जी सर। 2 चीज अलग है। जी सर। सर नए कानून में सर बच्चों से रिलेटेड सर क्या-क्या नए प्रावधान लाए गए सर, इसके बारे में भी अगर आप थोड़ा बच्चों से मतलब बच्चों से रिलेटेड मतलब सर बाल सुरक्षा से रिलेटेड कौन से लॉज लाए गए हैं सर? सर ऑनलाइन धोखाधड़ी को देखते हुए सर आपका क्या कहना है और इनसे रिलेटेड क्या कदम उठाए गए हैं सर? हाँ, आजकल पहले की परिस्थितियों में ऑनलाइन तो होता नहीं था जी पहले, सीधी सीधी धोखाधड़ी ये सब चीज़ें होती जी। हैं। परंतु जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई है, जी सर। लोगों की सजगता बढ़ती गई है, वैसे फ्रॉड करने का तरीका। नमस्कार साथियों, मेरा नाम मृत्युंजय त्रिवेदी है। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ और एनएलयू विशाखापट्टनम का पढ़ने वाला छात्र हूँ और आप सभी का भिलाई टाइम्स के चैनल में स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होगा जो कि कानून को और लॉ सिस्टम को समझने में रुचि रखते हैं और साथ ही साथ आम लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत सरकार द्वारा लागू किए गए 3 नए कानून कौन से हैं और ये कब हमारे लीगल जस्टिस सिस्टम का पार्ट बनेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम हमारे लीगल एक्सपर्ट सर राजकुमार तिवारी जी के साथ जुड़े हुए हैं और इस वीडियो में हम आपको सरल शब्दों में बताएंगे कि कौन से नए 3 कानून हैं और उनके बारे में क्या क्या अहम परिवर्तन लाए गए हैं हमारे लीगल जस्टिस सिस्टम में। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे सर से। सर वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और सर को 34 ईयर का एक्सपीरियंस है और आज सर आज हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट के रूप में मौजूद हैं यहाँ पे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, नमस्कार। सर आपका स्केड्यूल कैसा रहता है सर डेली बेसिस पे? शेड्यूल ये है जी सुबह 9 बजे से 10:30 तक ऑफिस में जी और उसके बाद कोर्ट के बाद 6:30 से फिर 9:30 तक ऑफिस। जी सर। सर तो लोगों के मन में सर पहला सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये नए 3 कानून जो हमारे आपराधिक न्याय प्रणाली में आए हैं सर, इनका पार्ट बने हैं। सर ये कौन से कानून हैं सर, किनको बदल के हैं और कब से ये हमारे लीगल जस्टिस सिस्टम का पार्ट बनेंगे सर? हमारी न्याय प्रणाली में आपराधिक न्याय की दिशा में जी जो 3 कानून थे, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। जी सर। आईपीसी अपराधों को परिभाषित करती है और उनके दंड का निर्धारण करती है। सीआरपीसी एक अपराध कब प्रारंभ होता है, अपराध क्या होता है तथा उसकी न्यायालय में सुनवाई कैसे होती है, उसको डिफाइन करता है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो दोनों ही प्रकरणों में लगता है, आपराधिक प्रकरणों में और दीवानी प्रकरणों में। जी सर। उसमें ये बताया जाता है कि कोई भी दस्तावेज या साक्ष्य है उसको किसी भी प्रकरण में किस तरीके से स्वीकार किया जाए या अस्वीकार किया जाए। जी सर। तो ये 3 जो एक्ट हैं इनको मेजर एक्ट्स कहा जाता है। जी सर। क्योंकि बाकी सब जो कानून है वो इसकी शाखाएं हैं या अलग से बाद में बनाए गए हैं, पर मूलभूत आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस। अब चूंकि ये तीनों कानून अंग्रेजों के समय से बनाए गए थे और इनमें उस समय जैसे आईपीसी आपका है 1860 का, सन 1860 का जी। उस समय की परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में बहुत पूरा का पूरा परिवर्तन हो गया है जी। तो इसलिए बहुत महती आवश्यकता इस बात की थी कि इन तीनों कानूनों में परिवर्तन लाया जाए जी। और जो ऐसी भी कानून थे जिनकी आवश्यकता नहीं रह गई थी, वो वर्तमान परिस्थितियों में वो वैसा उपलब्धता नहीं उन चीज़ों की जी सर। और प्रक्रियाओं में भी परिवर्तन हो गया जी। साक्ष्य का स्तर भी बदल गया क्योंकि अब संसाधन अलग हो गए, तब के संसाधन अलग थे जी। तो इस कारण ये बहुत आवश्यक था
कि इनमें परिवर्तन किया जाए जी। और इसको पूरी तरह से बदला गया है जी। जैसे CRPC था जी सर। उसमें एक बहुत तात्विक परिवर्तन किया गया 1973 में। जी। तो अब हम लोग जो पढ़ते हैं, हम लोगों की जो पीढ़ी उसकी पढ़ाई कर रही है वो CRPC 1973 के रूप में पढ़ती है जी। हालांकि ये कानून भी अंग्रेजों के समय था जी। पर IPC में ऐसा परिवर्तन मतलब सारभूत परिवर्तन नहीं हुआ था जी। उसमें ऐसा हुआ था कि कुछ नए अपराधों को जोड़ा गया, कुछ अमेंडमेंट किए गए, कुछ सब क्लास उसमें जोड़े गए जी सर। परंतु सारभूत या मूल आकार में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था जी। इसलिए बहुत जरूरी था और ये तीनों कानून को बदला गया है। जी। बदला गया इन द सेंस उनके नाम परिवर्तित किए गए हैं जी। और कुछ धाराएं या कुछ प्रावधान अनावश्यक थे जी। उनको हटाया गया और जो जिनको अभी वर्तमान परिस्थितियों में जिनकी आवश्यकता थी जी। उनको जोड़ा गया है। तो इस तरीके से 3 कानून बने। सर ये 3 कानून लागू कब से हो रहे हैं सर? ये लीगल जस्टिस सिस्टम का पार्ट कब से बन रहे हैं सर? 1 जुलाई 2024 से। 1 जुलाई 2024 से। भारत के राष्ट्रपति महोदय की अनुशंसा प्राप्त हो चुकी है दिसंबर 2023 में जी। परंतु लागू होने का दिनांक निर्धारित किया गया कि 1 जुलाई 2024 से ये तीनों कानून भारत में पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। जी सर। संपूर्ण भारत में। जी सर, एक आम नागरिक को सर इन 3 नए कानूनों के बारे में जागरूक होना और जानना कि क्या चेंजेस आए हैं और क्या इनमें परिवर्तन किए गए हैं कितना ज़रूरी है सर? बहुत ज़रूरी है। कानून में भी एक मूल सिद्धांत है जी कि तथ्यों का अज्ञानता क्षम्य है परंतु कानून की अज्ञानता क्षम्य नहीं है। जी। ये हमारा मूलभूत सिद्धांत है। इसका सार ये है कि कोई भी व्यक्ति ये बोल के नहीं बच सकता कि मुझे तो इस कानून की जानकारी नहीं थी। जी। होता है कई लोग सही में नहीं जानते, वास्तविकता यह है कि वो नहीं जानते हैं जी। परंतु ये एक्सक्यूज नहीं होता। इसलिए हर नागरिक को बेसिक कानून तो सबको जानना चाहिए। जी। तो कानून की जानकारी सभी को होना, प्रत्येक नागरिक को होना अनिवार्य है। जी सर। सर संक्षेप में बताइए सर कि भारत में अगर कोई नया कानून पास करना है तो सर उसकी प्रक्रिया क्या होती है? जी, किसी भी कानूनी परिवर्तन के लिए मंत्रिपरिषद अपना एक विचार बनाती है, प्रस्तावना होती है। जी सर। फिर वो लोकसभा में पारित किया जाता है। अगर उसका पूरा मसौदा तैयार करके जी सर, वहाँ उस कानून पे बहस होती है। जी। अगर कोई सुधार की गुंजाइश होती है या जैसा भी होता है, जी सर, वो तय करता है संसद में। जी सर। तो वहाँ से पास होने के बाद फिर वो राज्यसभा में जाता है। जी सर। फिर राज्यसभा में वो अगर वो प्रस्ताव पास होता है, वो कानून का रूप लेने के लिए फिर राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है। जी। फिर वो अपने हस्ताक्षर से उसको प्रमाणित करते हैं और कानून लागू होने के लिए एक निर्धारित तिथि दी जाती है। जी सर। और इस कानून का नोटिफिकेशन होता है। जी सर। तो जिस तारीख से महामहिम राष्ट्रपति साइन करते हैं और जिस तारीख से नोटिफिकेशन होता है, या कभी ये तय किया जाता है कि इस फला तारीख से ये लागू होंगे, तो उस तारीख से ही ये प्रभावशील होते हैं। जी सर। सर ये 3 नए कानूनों को देखते हुए सर सबसे बड़ा एक मन में सवाल ये उठता है कि ये जो 3 कानून है सर, ये ज़्यादा पुलिस सेंट्रिक तो नहीं है, या फिर ये कानून जनता की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकाव तो नहीं रखते? नहीं, ऐसा कोई भी कानून नहीं है। जी सर। कानून में सभी चीज़ों के लिए प्रावधानित है। जी सर। सभी उपबंध है। जी सर। और कानून कभी एक पक्षी कभी नहीं रहा। जी सर। न तो अंग्रेजों के समय रहा। जी सर। न अभी वर्तमान में है, और न जो भविष्य में जो लागू होने वाले कानून है, ये कभी एक पक्षी नहीं होता, क्योंकि कानून समानता को मानता है। जी सर। तो कभी किसी एक ओर प्रो प्रोसिक्यूशन या डिफेंस की ओर या नागरिकों के खिलाफ या पुलिस के, ऐसा कभी नहीं, ऐसा कानून नहीं होता है। जी सर। सर आगे चलते हैं सर भारतीय न्याय संहिता की ओर, जो कि IPC बदल के भारतीय न्याय संहिता हुई है। तो सर इसमें क्या आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं सर, कि जो कि IPC से अलग भारतीय न्याय संहिता को बनाता है सर? जी, इसमें बहुत सारी धाराएं थी। जी सर। जो वर्तमान में प्रभावशील नहीं रही। जी। जैसे अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 377 को रिपील किया है। जी। और ठग एक होता था अंग्रेजों के समय। जी। उस ठगी के अपराध को तो खैर पहले ही रिपील किया गया। ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिनको जरूरत नहीं थी उन अपराधों की। जी सर। और कुछ बिखराव था। जी सर। कि एक चैप्टर है, जैसे शरीर से संबंधित अपराध हैं तो कहीं और है। जी सर। तो उनको समराइज करके एक चैप्टर वाइज किया गया। जी सर। कि उसमें सारा का सारा सारगर्भित तरीके से संकलित किया गया। जी। संपत्ति से संबंधित अपराध है तो उनको एक चैप्टर में लाया गया। ऐसा उसको पहले भी था, परंतु अब और उसको मजबूती से, ताकि आपको एक क्लास के अपराध उसी में मिले, कहीं आपको और भटकना ना पड़े या कहीं और देखना ना पड़े। जी सर। सर नए कानून में सर अपराधों की सजा बढ़ा दी गई है सर, सुनने में आया है। तो सर ये कौन से ऐसे अपराध है सर जिनकी सजाएं बढ़ा दी गई हैं, और सजा बढ़ाने से क्या अपराध का दर जो होगा सर वो कम हो पाएगा सर?
अपराध की सजा बढ़ाना लाजमी होता है। जी सर। अपराध सजा से ही तो भय होता है। जी सर। और जब तक भय नहीं होगा लोग अपराध करना छोड़ेंगे नहीं। जी सर। हालांकि एक अपराध के पीछे एक मानसिकता भी होती है, जी। जो आप कितनी भी सजा बढ़ाएं या कुछ भी करें वो उससे नहीं होता। परंतु आम लोग सजा की गंभीरता पे, सजा की बड़े होने पे निश्चित रूप से उनको लगता है कि अपराध करना जी सर घातक है। जी सर। जैसे आईपीसी में पहले बहुत 2 या 3 धाराओं में ही मिनिमम पनिशमेंट का प्रावधान था। मिनिमम पनिशमेंट का मतलब उससे कम सजा नहीं होगी जो उसमें उस धारा में उल्लेखित है। जी सर। परंतु अभी कई सारी धाराओं में मिनिमम सेंटेंस को प्रावधानित किया गया है, डिफाइन कर दिया गया है। नहीं, प्रावधानित किया गया। डिफाइन तो वो अलग चीज है। प्रावधानित किया गया कि आप इस सजा में, इस अपराध में इतनी से कम की सजा नहीं दे सकती, कोर्ट भी नहीं दे सकती। जी। तो उसकी वजह से उसकी कठोरता बढ़ती है, गंभीरता बढ़ती है। जी सर। तो इस कारण ये आवश्यक था। तो उसको पहले हमारे 511 धाराएं थी आईपीसी में, अब उसको कम करके 357 समथिंग किया गया है धाराएं। जी सर। तो अनावश्यक धाराओं को हटाया गया और चीजों को सामने लाया गया है। जी। जैसे पहले एक ही चीज पे 2-2, 3-3 धाराएं थी, जी सर, उनको समराइज किया गया। जी सर। सर हम जैसे ये सुनते हैं कि ये 2 टर्म अभी लाए गए हैं, एक राजद्रोह और एक राष्ट्रद्रोह सर। जी सर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है सर, और राजद्रोह को राष्ट्रद्रोह बनाने में सर, पीछे बनाने के क्या कारण हो सकते हैं सर? राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह 2 चीज अलग है। जी सर। राजद्रोह का मतलब राजा के खिलाफ, जी। राष्ट्रद्रोह मतलब देश के खिलाफ, जी। तो पहले चूंकि अंग्रेजों का शासन था, जी, तो जो भी अंग्रेजों के किसी भी नीति का विरोध करते थे वो राजद्रोह के लिए उनको माना जाता था। जी। अब जो प्रावधान है वो देश के लिए, अहित के लिए जो करेगा, जी, जो देश को क्षति पहुंचाने के लिए करेगा, जी, वो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आएगा। अच्छा सर, नई सजा के तौर पे कुछ चीज़ें नई लाई गई हैं सर, जैसे कम्युनिटी सर्विस और सामुदायिक सेवा करके सर एक चीज़ डिफाइन की गई है सर। ये किन किन ऑफेंसेस में किया गया है सर, और इनको कम्युनिटी सर्विस को लाने के पीछे का सर कारण क्या है सर? जी, हमारे कानून का मुख्य एक तत्व है कि लोगों में सुधार लाए, जी, सुधार की भावना लाए। जी। पहले के लोग पढ़े लिखे बहुत नहीं होते थे, अलर्ट नहीं होते थे, तो उनको दंडित करके ही ये भान किया जाता था कि वो गलत किया है उन्होंने। जी। अब चूंकि अवेयरनेस बढ़ गई है, लोग सावधान हो गए, सतर्क हो गए, अपनी सिविक सेंस भी उनमें डेवलप हो गया है, तो वो कानून का जो मूल उद्देश्य है कि सुधार किया जाए। जी। किसी को दंडित करना कानून नहीं होता, जी, सुधार लाना। समाज में लोग सुधरेंगे तो समाज सुधरेगा। जी सर। तो उसी पृष्ठभूमि में के चलते सामुदायिक सेवा का एक कॉन्सेप्ट रखा गया, जी सर, कि अगर आप कोई एक दंड, जैसे हमारे पहले था प्रोबेशन का लाभ दिया जाता था, उनमें एक बांड भरा दिया जाता था छोटे ऑफेंसेस में, या जो फर्स्ट टाइम ऑफेंस करते थे। अब उनको एक सेवा का वो दिया जाएगा, प्रावधानित किया गया है, ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे, जी सर, और वो ये तय करे कि मुझसे गलती हुई और उसका खमियाजा क्या है। जी। और जब कोई सामुदायिक सेवा करता है तो उसको समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का भी बोध होता है। तो ये बहुत आज की परिस्थितियों में बहुत तात्विक चीज थी। जी सर, सामुदायिक सेवा से मतलब सर उसमें करवाया क्या जाएगा सर? मतलब जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं सर, उनसे क्या करवाया जाएगा सर? मतलब जैसे वृद्धाश्रम में सेवा करें, जी, कहीं पे जैसा सोशल सर्विस करें, जी सर, सोशल एक्टिविटीज को संपादित करें, लोगों की सहायता करें, जी सर, वो जैसा कोर्ट आदेशित करेगा। जी सर। अभी उसमें सुधार आने बाकी हैं, नया कानून है, जी सर, उसकी परिभाषा होगी, परिमार्जन होगा उसका। जी सर। जी सर, और जैसे सर आज के डेट में हम देख रहे हैं सर कि लोग आत्महत्या बहुत कर रहे हैं, और आत्महत्या का दर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसमें मृत्यु दर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है सर। तो उसके लिए कुछ प्रावधान या कुछ एक्सट्रीम स्टेप लिए गए हैं क्या सर इस कानून में सर, कि उनके लिए कुछ सज़ा और इससे रिलेटेड चीज़ें सर? नहीं, आत्महत्या करना तो आदमी की अपनी सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है। जी सर। आत्महत्या के लिए प्रकोपित करना, अबेटमेंट टू सुसाइड जो है सर, उसके प्रावधान खड़े हैं। जी सर। जी सर, तो इससे जो आपराधिक दर है सर वो कम हो पाएंगे सर? इनमें सजाएं क्या होती हैं सर, और इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए सर। अबेटमेंट टू सुसाइड? जी जी सर। अबेटमेंट टू सुसाइड में ये है, कानून के अगर सार में बताऊं, जी सर, तो अगर आपके किसी एक्ट से और विथ नॉलेज, आप ये जानते हो कि मेरा ये कृत्य है, इस कृत्य के से या मेरे इस उकसावे से यह व्यक्ति सिवाय आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं करेगा, मतलब उसके पास कोई विकल्प शेष नहीं रह जाएगा, तो ये कहलाता है अबेटमेंट टू सुसाइड। जी सर।
और आपके इस उकसावे पे आकर कोई व्यक्ति सुसाइड कमिट कर लेता है, अगर वो वयस्क है तो उसकी धाराएं अलग हैं, उसकी सजा अलग है जी। अगर वो नाबालिग बच्चे को हम उकसाते हैं और वो हमारे किसी अबेटमेंट की वजह से वो सुसाइड कमिट करता है, तो चूंकि वो नाबालिग है जी सर, हमारा कृत्य और अधिक गंभीरता पे जाता है, तो उसकी सजाएं अलग है जी सर। सर और जैसे हम देखते हैं सर कि लोग छोटे छोटे से सर अपराध मतलब छोटी छोटी सी बात में सर फर्जी FIR करा देते हैं एक दूसरे के खिलाफ सर, तो उसको क्वॉश कराने का तरीका क्या होता है सर, और उनके खिलाफ क्या कानून में सर एक्शन लिए जाएंगे सर? अब पहले क्या लिए जाते थे और अब आगे क्या लिए जाएंगे सर, इसके बारे में? प्रावधान पहले भी थे जी सर। यदि कोई शिकायत FIR होना तो बहुत मैंडेटरी है जी सर। सगे अपराध है तो आपको FIR करना, ये तो पहले भी था जी सर। अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपने कई गाइडलाइंस में ये कहा है जी सर कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो आपको तुरंत FIR करना जी। तो FIR करने का मतलब ये नहीं है कि आपको चार्जशीट ही फाइल करना जी सर। FIR करना आपकी किसी भी इन्वेस्टिगेशन को चालू करने का एक पहला चरण है जी सर। आप अगर इन्वेस्टिगेट करते हैं, अगर इन्वेस्टिगेटर ये पाता है जी सर कि ये झूठी शिकायत है या जो शिकायत है उसके तत्व नहीं पाए जा रहे हैं जी, तो उसका खात्मा भी कर सकता है जी। और अपने प्रतिवेदन को कंसर्न मजिस्ट्रेट को भेजेगा जी सर। वो मजिस्ट्रेट प्रोटेस्ट पिटीशन होता है, जो प्रार्थी उसको एक बार सुनेंगे जी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सुनेंगे कि क्यों आप खत्म करना चाह रहे हो जी, और उसके बाद वो चाहें तो उसको खत्म कर सकते हैं जी, या फिर उसमें री इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन दे सकते हैं जी। ये प्रावधान पहले भी था, अभी भी है जी सर। हाँ, अगर ये पाता है इन्वेस्टिगेटर जी कि ये शिकायत पूर्णतः झूठी थी जी सर, तो उसके ऊपर झूठी शिकायत, लोक सेवक को झूठी शिकायत करने का एक प्रावधान पहले भी था, आज भी है जी सर। सर बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को लेके सर लोगों के मन में बहुत बड़ा सवाल होता है सर, और इसके पीछे सर बेल लेने की प्रक्रिया क्या होती है सर, इसमें भी अगर आप थोड़ा सा वो डालें सर, प्रकाश डालें सर थोड़ा। अपराधों के दो ही प्रकार होते हैं जी सर, एक जमानती होता है, दूसरा अजमानती होता है, जो बेलेबल और नॉन बेलेबल जी। बेलेबल में व्यक्ति अपने अधिकार के साथ जमानत का पात्र होता है जी। जब उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो उसको गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे जानकारी दी जाती है कि आपके खिलाफ जो अपराध हैं जी, वो जमानती अपराध हैं जी, और आप एक जमानतदार पेश करें या स्वयं को मुचलका निष्पादित करें तो हम आपको जमानत पे छोड़ेंगे जी सर। परंतु नॉन बेलेबल ऑफेंस में जी पुलिस को यह अधिकार नहीं होता कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके वो स्वयं जमानत पे छोड़ सकें जी। उसके लिए न्यायालय, जो संबंधित न्यायालय होता है वहाँ प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय कानून CRPC के प्रावधानों के तहत जमानत की प्रकरण की गंभीरता देखते हैं, प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हैं जी। उसका समाज पे अगर छोड़ा जाएगा तो समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज को देखते हैं जी। और माननीय उच्चतम न्यायालय के सर्टेन न्याय दृष्टांत हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जमानत का लाभ देते हैं जी, या फिर जमानत खारिज की जाती है जी सर। सर इसी से मिलता जुलता एक सवाल और है सर मेरे मन में, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में भी लोगों को थोड़ा बताइए सर। अगर सामान्य रूप में समझा जाए तो कॉग्निजेबल ऑफेंस वो हैं जी सर जो गंभीर प्रकृति के होते हैं जी सर, और जिनमें सजा 3 साल से ऊपर होती है सर, गंभीर, और वो नॉन बेलेबल माना जाता है। और नॉन कॉग्निजेबल वो होते हैं जो व्यक्ति 1-to-1 होते हैं जी सर, और जिसमें सजाएं कम होती हैं और जी माना ही जाता है कि वो बेलेबल होते हैं जी सर। सर गंभीर नेचर के मतलब सर जी, उससे उसके बारे में मतलब सर अपराध की गंभीरता उसके समाज में पड़ने वाले प्रभावों को भी दर्शित करती है जी सर। कोई बात है जो आपकी इस एक्ट से, इस अपराध से समाज प्रभावित होता है, समाज को प्रभावित होता है जी सर, तो वो गंभीरता है। या उससे जो क्षति होती है, संपत्ति की क्षति हुई या शारीरिक क्षति हुई जी, तो ये उस गंभीरता को बताता है जी। मैंने आपको मतलब किसी को मैंने एक स्लैप किया जी, और मैंने किसी को एक चाकू से स्टैब किया जी सर, तो अपने आप में गंभीरता दिखती है जी सर, तो उसके हिसाब से उसका वर्गीकरण किया गया है जी अपराध का। सर नए कानून में सर बच्चों से रिलेटेड सर क्या क्या नए प्रावधान लाए, अगर सर इसके बारे में भी अगर आप थोड़ा बच्चों से मतलब बच्चों से रिलेटेड मतलब सर बाल सुरक्षा से रिलेटेड कौन से लॉज लाए गए हैं सर, कि बाल सुरक्षा को कैसे डिफाइन किया गया है और उनके बारे में कुछ नई चीजें। बालकों के लिए तो अलग से एक कानून पहले से बना हुआ है, किशोर न्याय अधिनियम बना है जी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना हुआ है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रावधान हैं उनके लिए पहले से। तो ऐसा कुछ एसेंशियल मतलब बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बताया नहीं गया सर इसमें जी। सर ऑनलाइन धोखाधड़ी को देखते हुए सर आपका क्या कहना है और इनसे रिलेटेड क्या कदम उठाए गए हैं सर? हाँ, आजकल पहले की परिस्थितियों में ऑनलाइन तो होता नहीं था जी, पहले सीधी धोखाधड़ी ये सब चीजें होती हैं, परंतु जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई है जी सर,
लोगों की सजगता बढ़ती गई है, वैसे फ्रॉड करने का तरीका, धोखाधड़ी का तरीका बढ़ता गया है। तो साइबर अपराध होने लगे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चीट किया जाता है। इन सब चीज़ों के लिए प्रावधान किया गया, आईपीसी में भी किया गया, सीआरपीसी में भी किया गया और एविडेंस में भी जैसे अब साइबर का है। जी सर। तो पहले तो एविडेंस एक्ट में कोई ऐसा था नहीं, तकनीकी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं थी या उपलब्ध नहीं होते थे। जी। तो अब उनकी स्वीकार्यता कैसे हो, क्योंकि एक तकनीकी साक्ष्य है, आपके एक्ट में प्रावधान नहीं है। जी सर। कि वो कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा, कोर्ट में कैसे उसको एडमिसिबल माना जाएगा। तो इसलिए एविडेंस एक्ट में उसको प्रावधानित किया गया कि उस साक्ष्य को कैसे ग्रहण किया जाएगा, उसको ग्रहण करने के लिए किस तरीके से उसकी आवश्यकताएं हैं, अनिवार्यताएं। जी सर। जी सर, बीएनएस कानून के लागू होने के बाद सर अदालत में चलने वाले सर ट्रायल और उनसे रिलेटेड जो सर टर्म्स यूज़ होते हैं सर, वो आम जनता को कैसे समझ में आए, उनसे रिलेटेड कुछ कदम उठाए गए हैं क्या सर? कि लीगल जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं और जो कोर्ट में ट्रायल के बीच में जो शब्दों का चयन होता है सर, वो लोग जनसभा तक, आम जनता तक कैसे सरल शब्दों में लाया जाए सर? इसके लिए हमारे भारत देश में जी सर विधिक सहायता की 3-4 लेयर में प्रावधान है। जी। नेशनल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। जी सर। तो इनका काम ही है लीगल अवेयरनेस। जी। तो अभी भी ये हो रहा है, गाँव में, शहरों में, सब जगह शिविर लगा के कानून की, पुराने कानून की, और अब चूंकि ये वर्तमान कानून लागू हो रहे हैं, तो इसके बारे में लोगों को सजग करेंगे। इसकी जानकारी देने के लिए लीगल एड पूरा का पूरा एक विधिक सहायता का बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जी सर, एडवोकेट अवेयरनेस के लिए सर क्या कदम उठाए जा रहे हैं सर? कि एडवोकेट अवेयरनेस को लेके कुछ कदम ऐसे उठाए जा रहे होंगे कि नए कानून और पुराने कानून को लेके सर कुछ इसके बारे में? नहीं, ये हम लोग अपने स्टेट बार से निवेदन किया हम लोगों ने जी कि इसके बारे में क्या पर्याप्त जानकारी दें। जी सर। और एक सेमिनार जैसा आयोजित किया जाए। जी सर। हम लोग अपने लोकल स्तर पे भी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा सभी जिला अधिवक्ता संघों में या स्टेट बार में किया जा रहा है, ताकि अवेयरनेस आए और लोगों को जानकारी मिलती रहे। सर, और जजेस के अवेयरनेस पे सर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जजेस के अवेयरनेस के लिए तो जुडिशियल ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी पूरी बनी हुई है। जी सर। हर स्टेट में है। जी जी सर। और पुलिस से रिलेटेड सर कि हमारी पुलिस क्या सर इतनी एफिशिएंट है सर कि अब जो नए कानून आए हैं वो उनको इतने अच्छे से स्वीकार कर ले और उनको उतने मतलब अटल रहें और उतनी एफिशिएंसी से उनको सर फॉलो करें? देखिए, उनको करना पड़ेगा। जी सर। एफिशिएंसी लानी पड़ेगी। जी सर। पर इसके लिए एक बहुत अनिवार्य आवश्यकता है कि हमारी जो पुलिस है, जैसा हम यहाँ देखते हैं, जी, तो वहाँ पुलिस के पास प्रोटोकॉल्स को भी उसको देखना है, सुरक्षा व्यवस्था भी उनको देखनी है और केसों की विवेचना भी उनके हाथ में है। तो एक ऑफिसर पे इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है, तो इससे निश्चित रूप से उनकी एफिशिएंसी प्रभावित होती है। जी सर। सर, ये नए कानून आने के बाद सर अधिवक्ताओं की क्या राय है सर इन कानून के पीछे सर, कि कितने एफिशिएंट हैं और वर्किंग सर एक्चुअल में इतने अच्छे से हो पाएगी और स्पीडी ट्रायल हो पाएंगे सर जितना? निश्चित रूप से होगा। जी सर। सर, हम हर नई चीज़ को स्वीकारते हैं। जी सर। और ये जो चीज़ सभी के फायदे के लिए है, जी, और इसकी अनिवार्यता थी, जी, तो इसलिए तो स्वीकार होगा और उसका पालन होगा। जी सर। सर, और अब आगे बढ़ते हैं सर। सीआरपीसी बदल के जो बीएनएसएस भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता हुआ है सर, जी जी, उसके ऊपर बात करते हैं सर कि इनमें क्या मूलचूल परिवर्तन आए हैं सर? प्रक्रियाओं पे। जी सर। अगर बहुत छोटे शब्दों में बताऊं, तो पहले हमारे यहाँ फिजिकल अपीयरेंस जरूरी होता था कि साक्षी जब तक कटघरे में नहीं आएगा, हमारे कानून में भी प्रावधान था कि अभियुक्त की अनुपस्थिति में कोई साक्ष्य नहीं लिया जाएगा, आपराधिक परिस्थितियों के अलावा। जी। परंतु अब ऐसी है कि कई आपने देखा होगा कि बहुत सारे अपराधी बाहर रहते हैं या उनको फिजिकली कोर्ट के अंदर पेश करना संभव नहीं होता। तो या कई बार ऐसा होता है कि साक्षी नहीं है उपलब्ध हो पाते, हाँ, किन्हीं भी व्यवस्थाओं के चलते या किन्हीं भी प्रावधानों के चलते। तो उनके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सुविधा की गई है, जी, ताकि वो सीधे कोर्ट में आए और न्यायालय की कार्यवाही में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो, जी, और अनवरत तरीके से चलती रहे प्रक्रिया। जी सर। इससे न्यायालयों का समय बचेगा। जी सर। जिस दिनांक को साक्ष्य के लिए सुनिश्चित रहेगा या जिस प्रक्रिया के लिए सुनिश्चित रहेगा प्रकरण, उस दिनांक को वो प्रक्रिया संपादित की जाएगी। जी। तो जो डिले होता है वो बहुत उसमें सुधार आएगा। जी सर। सर, एक नया टर्म बहुत मतलब लोगों के सुनने में बहुत आया है सर कि ट्रायल इन एब्सेंशिया सर। सर, ये टर्म क्या है सर और इसमें प्रावधान कैसे लिए जाएंगे सर? जी सर।
जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अक्यूज की एब्सेंस में ट्रायल नहीं होगा। जी सर। हमारे यहाँ अभी सीआरपीसी में प्रावधान था कि अभियुक्त यदि उपस्थित नहीं है तो उसके लिए ट्रायल को रोका जाता था, उसको पृथक किया जाता था। और ट्रायल जो रिमेनिंग अक्यूज थे, जो रहते थे सामने न्यायालय के सामने या जिनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके खिलाफ ट्रायल चलता था और उनको दोष सिद्धि की जाती थी। जो एब्सकॉन्डेड है या जो वांटेड है उनके लिए ट्रायल रोका जाता था। जब वो पकड़े जाते थे तो उनके लिए फिर से रीट्रायल होता था और उनका सुनवाई के पश्चात निर्णय पारित होता था। परंतु सीआरपीसी जो अभी नए अधिनियम के तहत ये है कि यदि कोई फरार है और वास्तव में उसकी संलिप्तता दर्शित हो रही है अपराध में, सिर्फ फरार है नहीं, उसके खिलाफ अपराध होना या अपराध में शामिल होना दर्शित हो रहा है, तो उसके खिलाफ भी ट्रायल चलेगा, ये मानते हुए कि वो जैसा पहले था कि अनुपस्थित है तो नहीं चलेगा, ऐसी बात नहीं रहेगी। और दंडादेश भी पारित किया जा सकेगा। जी सर। जो जब भी वो पकड़ा जाएगा उसके ऊपर वो तामील किया जाएगा। जी सर। और उसको उस सजा को भुगतना होगा। जी सर। जैसे कोई सर एक ऑफेंडर है सर, वो देश छोड़ के भाग गया तो उसके खिलाफ उनके लिए भी लागू होगा, चलते रहेगी और जैसे ही वो पकड़ में आएंगे तो जो भी सजा निश्चित होगी उसके लिए वो उनको दे दी जाएगी। बिल्कुल। जी सर। सर एक नया टर्म और है सर, प्ली बार्गेन। सर प्ली बार्गेनिंग, जी सर, इसके ये नया टर्म नहीं है, पुराना था, पुराने कानून में भी उसके प्रावधान थे। तो कई बार हम देखते हैं, ये बहुत सभी का कड़ा अनुभव रहा है कि ऐसे बहुत सारे लोग जेल में होते हैं जो सुविधाओं से वंचित होते हैं। जी सर। परंतु उनके पास संसाधन नहीं होते हैं और जो प्रावधानिक सजा है वो इतनी होती है वो कि उसके पास उनके पास कुछ रहता नहीं है। जी सर। तो उनके लिए एक प्रावधान किया गया है कि जब आपके ऊपर दोष चार्ज लगाया जाता है तो आप उस पर कोर्ट से कह सकते हैं, यहाँ साहब मैंने ये गलती हो गई मेरे से जी और मैंने ये किया है, तो मुझ पे रहम करते हुए आप जो भी कम से कम सजा दें जी। तो वो प्ली बार्गेनिंग है। तो उस पर कोर्ट न्यायालय देखता है कि इसका अपराधी का कोई पूर्व का इतिहास तो नहीं है और इस प्रकरण में क्या उसको मिनिमाइज करके सजा दी जाती है, दी जा सकती है। जी सर। और उस आधार पर न्यायालय उसके कुछ अपने सर्टेन नाम्स हैं, उनका पालन करते हुए उनको सजा करके केस का समाप्तिकरण किया जा सकता है। जी सर। सर जैसे पहले इसके लिए कोई टाइम लिमिट थी या नहीं थी सर? किस चीज के लिए? प्ली बार्गेनिंग के लिए अपील करने की सर कोई टाइम लिमिट पहले निर्धारित थी या नहीं थी? नहीं, प्ली बार्गेनिंग ड्यूरिंग ट्रायल होता है। ड्यूरिंग ट्रायल होता है सर। जैसे अभी आ गया कि 30 दिन के भीतर अगर अपराधी और एक्यूज अगर वो प्ली बार्गेनिंग क्लेम नहीं करता है तो उनकी सज़ा कम नहीं होगी, उसके बाद फिर वो मान्य नहीं होगा सर? नहीं, कई बार इसका कानून में जो संशोधन अभी हुआ था, कुछ सालों पहले ही हुआ था, प्ली बार्गेनिंग का उसमें आया था, पर उसमें ये देखा गया कि कई बार ऐसा होता है कि जानकारी होती नहीं जी और लोग ट्रायल होता है, जब वो प्ली बार्गेनिंग की स्टेज आती है तो पता चलता है कि वो सज़ा काफ़ी कुछ भुगत चुके हैं। जी जी। जितना उनको मिलनी चाहिए उससे अधिक सज़ा हुई, तो इसलिए एक सीमा बंधन किया गया जी सर कि इसके बाद फिर क्या मतलब रह जाएगा। अगर ट्रायल पूरा चल गया और आप उसमें वो कर रहे हैं तो कोई मतलब रहता नहीं है। जी सर। सर और एक शब्द और है सर जो लोगों के दिमाग में बहुत चलता है सर, जीरो FIR सर। जीरो FIR सर, जीरो FIR पहले क्या था सर और अब क्या हो गया कि प्रावधानित कर दिया गया है, मुझे सर इतना पता। जीरो FIR का मतलब होता है कि धारा 154 थी पुरानी CRPC की जी, उसमें प्रावधान है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस जो संज्ञेय अपराध होता है जी सर, उसकी सूचना, पहली सूचना जी मिलने पर पुलिस अधिकारी का ये कर्तव्य है कि उसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करे जी। तो और उसमें कहीं ये नहीं लिखा था कि उस पर्टिकुलर थाने क्षेत्र का ही होगा जी। तो आप जहां भी शिकायत दर्ज कराना चाहें, चूंकि उस थाने का क्षेत्र नहीं है, क्षेत्राधिकार नहीं है जी सर, तो वो शून्य पे करता था। अपराध तो दर्ज होगा पर उसका कोई क्रमांक नहीं होता था जी सर। जब आपने अपराध दर्ज कर लिया फिर आगे की विवेचना के लिए वो संबंधित थाने को आप भेजते हैं जी और वहां पे उसका प्रॉपर अपराध क्रमांक दर्ज होता है जी। तो ये प्रावधान पहले था पर ये सीमित था जी। अब देशव्यापी हो गया कि पूरे भारत में आप कहीं भी अपने साथ घटित किसी भी अपराध की अपराध सूचना दर्ज करा सकते हैं जी। और फिर जो कंसर्न थाना होगा, जिसका जुरिडिक्शन होगा, वो उस पर इन्वेस्टिगेट करेगा जी सर। सर और भी कुछ बहुत सारे डाउट है सर, आज हम आपके सामने लेके आए हुए हैं सर। जितना मुझे समझ आएगा मैं निश्चित रूप से बताऊंगा सर। एक नई बॉडी बनी है सर, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन सर, ये कौन सी बॉडी है सर और इनका काम क्या होगा सर? अब डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, पहले हमारे यहाँ प्रोसिक्यूशन का भी एक अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जी सर, तो अब वो सुपरवाइज करेंगे। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है जो अपने जो अधीन हैं उनको अवेयर करेंगे, उनसे जो काम लेने का तरीका है, प्रोसिक्यूशन को कैसे पेश आना चाहिए जी सर, अपने साक्ष्य को किस तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए और कैसे
प्रोसिक्यूशन का पक्ष मजबूत करना चाहिए, वो उसके लिए उनका पूरा एक सेटअप बनाया गया है। जी सर। जी सर EFIR को लेके सर क्या क्या चीज़ें सर लाई गई हैं लोगों के सामने, और क्या EFIR उतना सक्सेसफुल रहेगा सर जिस रूप में इसको लाया गया है सर? EFIR आज के तकनीकी युग में बहुत अनिवार्य है। जी सर। और निश्चित रूप से सफल होगा, समय जरूर लगेगा उसके क्रियान्वयन में, जी, उसको समझने में, जी, उसको आगे बढ़ाने में, पर वो सफल निश्चित रूप से होगा। जी सर। सर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए सर ट्रायल को स्पीड करने के लिए सर क्या कदम उठाए गए हैं सर और सरकार द्वारा सर नए कानून? ट्रायल को स्पीड करना ही मजबूत नहीं करना नहीं होता। जी सर। ट्रायल को सही तरीके से कंडक्ट करना जी आवश्यक है, जी सर, अनिवार्य है। जी, तो इसके लिए न्यायालयों की संख्या बढ़ाई जा रही है जी, क्योंकि और लोगों को नए कानून की जानकारी दी जा रही है। जी, और कई जगहों पे जो समय समय पे माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालयों द्वारा निर्देशित किया जाता है कि आप पुराने प्रकरणों में शीघ्रता लाएं, जी, उसके अकॉर्डिंग काम होता है। जी सर। सर और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्निकल चीज़ों को लेके कर सर क्या कदम उठाए गए हैं सर यहाँ पे नए कानून? उनकी विधि मान्यता को जी सर, और उनके ग्रहण करने के तरीके को जी सर, एविडेंस एक्ट में भी परिभाषित किया गया और जी उसके प्रावधान बताए गए। जी सर, CRPC में भी जी, उन चीज़ों को लाया गया है। जी सर। पहले ये चीज़ें नहीं थी। तो सर अब कौन से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम होंगे सर जो कि कोर्ट के सामने सर एविडेंस के रूप में हम प्रेजेंट कर सकते हैं सर? सभी सभी। सभी जी सर। जिसको साक्ष्य के रूप में लिया जा सके, जी सर। जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो गई या जी सर। पर उसको प्रमाणित करने का अपना एक तरीका है। जी सर। कस्टोडियल डेथ के सर बहुत सारे किस्से आ रहे हैं सर आजकल, जैसे एक नोएडा में हो गया था सर अभी फॉल्स रेप केस था या रेप केस का एलिगेशन लगा था सर एक 20 साल के लड़के के ऊपर, जी, और कस्टोडियल डेथ हो गई थी सर उसकी। तो सर इसको लेके क्या कदम उठाए गए हैं सर अब, और पहले क्या कदम उठाए गए थे? कस्टोडियल डेथ के लिए तो पहले ही अब तो सीधे प्रावधान हो गया कि अगर किसी कस्टडी में किसी की डेथ होती है सस्पिशियस कंडीशंस में, तो पहले उसके प्रभारी और जो संबंधित लोग हैं उनके खिलाफ FIR की जाए। जी सर। और उनको कंपनसेशन का भी प्रावधान रखा गया है। जी सर। सर और कुछ केसेस ऐसे भी सामने आ जाते हैं सर, जैसे पुणे का सर 302 वाला जो केस था, 304 वाला जो केस था सर। सर लोगों का मानना ये है कि सर जो आदमी फाइनेंशियल वेल्दी है और रिसोर्सफुल है उसको लीगल जस्टिस सिस्टम में थोड़ा जल्दी न्याय मिल जाता है उन लोगों के अपेक्षा सर जो कि थोड़े फाइनेंशियल उतने स्टेबल नहीं है सर। इसके बारे में सर आपकी क्या? नहीं, ये बात सही नहीं है। आपने जो पुणे का उदाहरण दिया, जी सर, ये कुछ लोगों की गलतियां हो सकती हैं पर कानून कमजोर नहीं है। जी सर। कानून का पालन किस तरीके से किया जाता है जी सर, वो डिपेंड करता है। जी सर। पर कानून में कभी अमीर आदमी या सोर्सफुल आदमी या जो कमजोर आदमी है उसमें अंतर कभी नहीं रहा। जी सर। न तब था ना अब है। जी सर। लोग सवाल उठाते हैं कि इतनी जल्दी बेल कैसे मिल गया, और नहीं, वो देखिए अब वो परिस्थितियां सब जगह की अलग अलग होती हैं। मैंने कहा ना, जी, कानून बना हुआ है पर उनका निष्पादन करने का तरीका, जी सर, विवेचना का तरीका, ये सब त्रुटियां होती हैं तो फिर उसके लिए संबंधित व्यक्ति जिम्मेदार होता है। जी सर। सर नए कानून BNSS में सर पुलिस की सर किन किन जगहों पे सर जवाबदारी बढ़ा दी गई है सर, अकाउंटेबिलिटी उनकी बढ़ा दी गई है पुलिस की, इसके बारे में बताइए सर। कई जगहों पे है जी सर, कि साक्ष्य में जो उनकी त्रुटियां हैं, जी, किस तरीके से उनको एविडेंस कलेक्ट करके चार्जशीट तैयार करनी है, क्या चीज़ें करनी है, इस चीज़ पे उनको विवरणित किया गया है जी, ताकि वो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी मनमानी कार्रवाई ना हो सके। जी सर। सर तो अब आगे बढ़ते हैं सर, एविडेंस एक्ट जो कि बदल के साक्ष्य अधिनियम हो गया है सर। सर इसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं सर? इसमें साक्ष्य अधिनियम में मैंने बताया कि ऐसा बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, पर जो साक्ष्य ग्रहण करने का तरीका, साक्ष्य संपादन करने का तरीका, न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुतिकरण का तरीका, जी सर, उनको जो अभी तकनीकी साक्ष्य आए हैं और जो टेक्नोलॉजी आई है उनके साथ जोड़ के उसका ग्रहण करने का तरीका, उस पर ही वो फोकस है सारा कुछ। जी सर। बाकी बाकी एविडेंस एक पुराना ही है। जी सर। पर उसमें इन चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। जी सर। ताकि उसको आज के युग में उन तरीकों से भी साक्ष्य संपादित किया जाए। पहले के जो केसेस थे वो भौतिक साक्ष्य पे होते थे। जी सर। बहुत ज़्यादा भौतिक साक्ष्य मतलब थोड़ा सा फिजिकल एविडेंस, जैसे कोई आई विटनेस है जी सर और उसकी चाकू है या जैसे जी, मतलब सामान्य रूप से समझिए आई विटनेस के केस हैं जी सर, और बाकी चीज़ों पे सबसाइड हो जाता था, कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता था। जी सर। अब साक्ष्य जो होते हैं, अब साइंटिफिक एविडेंस हो गया, टेक्निकल एविडेंस हो गया। जी सर। अब DNA टेस्ट होने लगे, नार्को टेस्ट होने लगे, जी सर।
और इन चीज़ों पे सब चीज़ें आती हैं, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का हो गया, फोरेंसिक एक्सपर्ट की जांच हो गए। तो ये कई इसमें चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप में इतनी प्रमाणिक हैं जी कि अगर कोई विटनेस नहीं भी रहेगा जी सर, तो उसके आधार पे भी न्यायालय सुनवाई करके सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के बयान को, जी सर। यदि वो सही ढंग से उनका बयान है और विधि मान्य है, जी सर। तो उस पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है। जी सर। सर कंक्लूसिव प्रूफ हम सुनते हैं सर, ये शब्द कोर्ट रूम में सर बहुत यूज़ होता है सर। सर इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। कंक्लूसिव प्रूफ मतलब जो पूर्णतः मजबूत हो, जी सर, जिसमें कोई शंका न शेष रह जाए, जी सर, वो कंक्लूसिव प्रूफ होता है। जी सर। जैसे उदाहरण के तौर पे कुछ, उदाहरण के तौर पे डीएनए, जी सर, डीएनए टेस्ट है। जी। हालांकि अब ये अभी कुछ विगत 1-2 वर्षों में ये भी आ रहा है कि डीएनए अकेले डीएनए पे आप बेस नहीं कर सकते, जी सर, परंतु डीएनए को अभी भी ये माना जा रहा है कि कंक्लूसिव होता है, जी सर। कंक्लूसिव एविडेंस होता है, जी सर, और उस पर मान्यता दी जा सकती है। जी सर। और ट्रायल ऑफ एग्जामिनेशन के स्टेजेस कैसे डिफाइन है सर, इसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे। ट्रायल ऑफ एग्जामिनेशन, जी सर, ट्रायल के, जी सर, ट्रायल के स्टेजेस। जी जी, सबसे पहले तो पुलिस अपने अपराध के संबंध में अभियोग पत्र प्रस्तुत करती है, जी सर, उसकी प्रति आरोपी को दी जाती है, संबंधित आरोपी को। जी सर, फिर जो उसमें आरोपित अपराध है, जी सर, उसकी प्रक्रिया होती जी। है, समन ट्रायल और वारंट ट्रायल। जी सर, तो आमतौर पे समझिए समन ट्रायल मतलब छोटे अपराध, जी। और वारंट ट्रायल मतलब गंभीर किस्म के जी अपराध। सर, तो उसमें जब उपस्थित होते हैं तो न्यायालय, संबंधित न्यायालय जी, पहले आरोपी को बताते हैं कि भाई आपके खिलाफ ये चार्जेस हैं, जी, उसको आरोप लगाना कहते हैं, चार्ज सर। फ्रेम करना। जी सर, और उसमें अगर वो स्वीकारोक्ति देता है तो उसके अगर छोटे अपराध हैं तो दोषसिद्धि की जा सकती है, जी सर, परंतु अगर बड़े अपराध हैं, जैसे ऐसे अपराध है जिसे मृत्युदंड तक दिया जा सकता जी है, सर। तो आरोपी को उसकी स्वीकारोक्ति के बाद भी सोचने का समय दिया जाएगा। जी सर, कि ये नहीं कि उसने कहा कि हाँ मैं एडमिट कर रहा हूँ और उसको कन्विक्ट कर दिया गया, ऐसा नहीं होता। जी सर, उसको समय दिया जाएगा। अगर वो इनकार करता है तो फिर जो साक्ष्य सूची प्रोसिक्यूशन पेश करती है, जी, उसकी साक्ष्य ग्रहण किया जाता है। जी, जब साक्ष्य एक पक्ष का खत्म हो जाता है, जी, फिर अक्यूज का स्टेटमेंट होता है, उससे पूछा जाता है कि भाई ये तो तुम्हारे खिलाफ के साक्ष्य थे, जी, अब तुमको अपने पक्ष में कोई अपनी मजबूती लाने के लिए कोई साक्ष्य देना है क्या। जी। जैसे मेरा ये डिफेंस है कि मैं उस घटना दिनांक को मैं था ही नहीं, जी सर, या मैं ऐसी जगह था जहाँ से मैं यहाँ हो ही नहीं सकता, जी सर, तो उसके पास कोई जरिया नहीं है, क्योंकि जी। पुलिस ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करेगी। जी, इसलिए प्रावधान है कि अभियुक्त को भी अपनी बात कहने के लिए जी, अपना मौका दिया जाता है। डिफेंस विटनेस के रूप में वो खुद को भी पेश कर सकता है, जी सर, या अपने किसी साक्षी को प्रस्तुत करके प्रमाणित कर सकता है अपनी बातों को, जी, और उसके बाद बहस होती है, फिर कोर्ट का जजमेंट आता है। जी सर। सर फॉरेंसिक की बाउंड्री को सर अब बढ़ा दिया गया, फॉरेंसिक एविडेंसेस की बाउंड्री को अब बढ़ा दिया गया है, तो सर क्या पुलिस, मेरा फिर से यही सवाल है जी, कि जी, पुलिस इतनी सक्षम है सर हमारी कि वो उन चीज़ों को उतना एफिशिएंटली कर पाए और उन एविडेंसेस को उतना सही तरीके से सर कलेक्ट कर पाए जो अब नए तरीके आए उनके द्वारा सर। बिल्कुल, पुलिस के जो फोरेंसिक लैब बन रहे हैं बहुत एडवांस बन रहे हैं। जी सर, और अब जो टेक्नोलॉजी है वो व्यक्ति पे निर्भर नहीं रह गई, मशीनों पे बहुत ज़्यादा हो गई। तो जी, और लोगों को, उस पुलिस को भी और संबंधित लोगों को उस बात की शिक्षा भी दी जा रही, प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, लगातार प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं जी सर, कि उन चीज़ों को वो फ्रेंडली हों जी, और उस पर आगे काम कर सकें, जी और सर, उनकी भी समझ जागृत हो। जी सर। सर एक सवाल और पूछना चाहूँगा सर आपसे, ये पुलिस से रिलेटेड ही पूछना चाहूँगा कि लोग सर कई बार बहुत ज़्यादा सर डरते हैं और पुलिस के पास पहुंचने के लिए सर, और उनसे उनके पास कंप्लेंट लिखवाने को और एफआईआर रजिस्टर कराने को सर, तो इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे लोगों तक सर? अब भ्रांतियां हैं, जी सर, पर इसलिए ईएफआईआर और बहुत सारे प्रावधान भी किए गए हैं जी सर, कि लोगों को उस भय से मुक्ति दिला सके और उनके शिकायतों का त्वरित निराकरण हो सके। जी सर, लोगों को भयभीत नहीं होना चाहिए, पुलिस सहायता के लिए रहती है। जी सर। सर आगे देखते हुए सर आपको आप और क्या सजेशन देना चाहेंगे सर कि और क्या चेंजेस किए जा सकते हैं सर? आपका ओपिनियन और बाकी वकीलों का क्या ओपिनियन, सामान्य ओपिनियन ऐसा सामने आ रहा है सर कि न्याय व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए और कौन से स्टेप उठाए जा सकते हैं सर ऐसे? देखिए, विवेचना का स्तर सुधारना होगा जी, निश्चित रूप से, जी, और पुलिस को पहले जांच करनी चाहिए कि वास्तव में अपराध है कि नहीं, और अपराध है तो किस बात का अपराध है। जी सर, और न्यायालय में भी, चूंकि आपको भी ये इस बात की जानकारी है कि प्रकरण बहुत ज़्यादा है जी, हमारे भारत में, प्रकरणों के लंबित
संख्या बहुत ज़्यादा है। जी तो इसके लिए उस प्रकरणों की जो लंबित रहने की चीज़ें हैं या संख्या है उनको सीमित करना चाहिए, न्यायालयों को बढ़ाना चाहिए। जी संख्या बढ़ेगी तो प्रकरण कम होंगे। जी सर। उस दिशा में हालांकि काम हो रहा है जी, पर समय लगेगा। जी सर। सर मुझ जैसे युवा कानून के छात्र को सर आप क्या टिप देना चाहेंगे और क्या कुछ ऐसी बातें समझाना चाहेंगे कि जो आगे मेरे करियर में सर और मेरे जैसे युवकों के लिए सर करियर में लाभदायक हो सर? मेरा हमेशा सबसे यही कहना है, मेरे जो जूनियर्स होते हैं मैं उनसे भी यही कहता हूँ। जी सर। 3 चीज़ों के लिए हमेशा ईमानदार रहिए। जी सर। पहला, आप अपने लिए ईमानदार रहिए। जी। दूसरा, आप अपने पक्षकार से ईमानदार रहिए। जी सर। तीसरा, न्यायालय के प्रति ईमानदार रहिए। जी सर। आपकी ईमानदारी जी सबसे अनिवार्य है। जी सर। क्योंकि एक अधिवक्ता और उसके क्लाइंट का जो रिश्ता होता है वो विश्वास का रिश्ता होता है। जी। अगर आप अपने पक्षकार के साथ ईमानदारी से पेश नहीं आएंगे या उसके साथ कुछ भी गलत करेंगे जी तो ये प्रोफेशनली तो गलत है ही, जी, हर तरीके से गलत है। जी सर। तो आपको अपने लिए भी ईमानदार होना है, जी न्यायालय को भी आप गुमराह नहीं करना चाहिए। जी क्योंकि आज आप गुमराह करके कोई लाभ प्राप्त कर सकते हैं जी, परंतु हमेशा वो चीज़ें नहीं हो सकती। जी तो जब आप ईमानदार स्वयं के लिए होंगे, जी, पढ़ना शुरू कीजिए, जी सर। मेहनत करना शुरू कीजिए। सर आपके हिसाब से सर आज भारतीय दंड विधि प्रणाली के सामने सर कौन सी ऐसी बड़ी चुनौतियां आई हैं सर, मतलब हैं कि इन नए कानून को लागू करने के बाद सर कौन सी बड़ी चुनौतियां आ सकती हैं सर ऐसी? अभी जो इनके संबंध में जो जागरूकता है, जी सर। इनके प्रावधानों के संबंध में जानकारियां हैं, जी सर। वो अभी कुछ समय तक तो प्रभावित करेंगे। जी सर। धीरे धीरे अपडेट होंगे, सब होते ही है। सीआरपीसी को हम लोगों ने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। अब लोगों को याद भी नहीं रहता कि 73 के पहले सीआरपीसी कैसी थी। जी सर। तो धीरे से ये भी होगा, पर उसकी स्वीकार्यता के लिए समय लगेगा। जी सर। तो आज का ये जो वीडियो था बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था और हमने सर के साथ बहुत कोशिश की कि सरल शब्दों में लोगों तक सारी चीज़ों को समझा पाएँ। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया सर। थैंक यू।